चैप्टर 10 है क्लास 8th रीचिंग द एज ऑफ एडोलेसेंस। इसका क्या मतलब है देखो, अभी समझ जाओगे। एडोलेसेंस एंड प्यूबर्टी, तो क्या इसका क्या मतलब है देखो। पीरियड ऑफ लाइफ व्हेन इंडिविजुअल अंडरगोज चेंजेस लीडिंग टू रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी कॉल्ड एडोलेसेंस। क्या मतलब हुआ कि जब हम इंडिविजुअल यानी कि कोई भी व्यक्ति या कोई भी जानवर या कोई भी ये इंसानों की बात हो रही है, वैसे उसमें इतने चेंजेस आते हैं, इतने परिवर्तन आते हैं कि वो उसका बॉडी जो है वो रिप्रोडक्शन के लिए मैच्योर हो जाती है, तैयार हो जाती है। इसी को एडोलेसेंस कहते हैं। ठीक है, यानी कि परिपक्वता। ठीक है, अब अगली चीज इसमें क्या है, बिगिन एट एज ऑफ 11 एंड लास्ट अप टू 18 और 19 ईयर्स। यानी कि ये कहाँ से शुरू हो जाती है, 11 से, या 11 आजकल जरा जल्दी भी शुरू हो जा रही, 11 से पहले भी, और करीब करीब 18-19 तक हम परिपक्व हो जाते हैं। एडोलेसेंट्स आर ऑल्सो कॉल्ड टीनेज। एडोलेसेंट्स आर ऑल्सो कॉल्ड टीनेजर्स, यानी कि जो एडोलेसेंट्स हैं यानी कि परिपक्व होने वाले व्यक्ति हैं, वो उनको टीनेजर भी कह सकते हैं। जैसे 12 के बाद 13, 14, 15, टीन टीन करके आता है ना, 19 करके, तो ये हम इन सबको टीनेजर बोलेंगे। ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी, प्यूबर्टी के लक्षण आने लगते हैं। अब प्यूबर्टी क्या होती है कि जब हम बड़े होने लगते हैं तो हमारे अंदर कुछ ना कुछ परिवर्तन होने लगते हैं, तो ये इसी को प्यूबर्टी बोलते हैं। बॉयज एंड गर्ल्स बिकम कैपेबल ऑफ रिप्रोडक्शन, लड़के और लड़कियां दोनों रिप्रोडक्शन के लिए कैपेबल हो जाते हैं। रिप्रोडक्शन का मतलब इससे पहले वाले चैप्टर में हमने पढ़ा हुआ है। क्या पढ़ा था हमने रिप्रोडक्शन के बारे में, ये देखो, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में पढ़ा था, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में पढ़ा था हमने। ठीक है ना, तो मेल रिप्रोडक्टिव पेयर ऑफ टेस्टिस था, 2 स्पर्म डक्ट थे और पेनिस था। ये सब जो है वो मैच्योर हो जाते हैं। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में पेयर ऑफ ओवरी, ओवरडक्ट और यूट्रस, ये सब भी मैच्योर हो जाते हैं। मैच्योर माने परिपक्व हो जाते हैं। जिसके बाद एक एज रखी गई है जिसमें शादी होती है। जैसे लड़कियों की एज 18 ईयर्स रखी गई है और लड़कों की एज 21 रखी गई है। क्यों रखी गई है? क्योंकि ये जो भी पार्ट्स हैं, बॉडी के पार्ट्स जो हैं, वो इस समय वैसे 11 से प्यूबर्टी स्टार्ट हो जाती है। ये जो एडोलेसेंस है ये 11 से स्टार्ट हो जाती है, लेकिन इस समय तक बॉडी इतनी मैच्योर नहीं हुई होती है कि वो बेबी को कैरी कर सके, यानी कि उसके अंदर बच्चा ठीक तरीके से डेवलप हो सके। इसलिए सरकार ने एज रखी है लड़कियों के लिए 18 साल और लड़कों के लिए 21 साल, जब तक कि उनकी शादी नहीं हो जाती तब तक बच्चे नहीं हों ताकि। फिर अगला चेंज है प्यूबर्टी। प्यूबर्टी में क्या चेंज होता है देखो, सडन इंक्रीज इन हाइट अचानक से बढ़ने लगती है। और हाइट किस पर डिपेंड करती है देखो, हाइट डिपेंड्स ऑन द जीन्स इनहेरिटेड फ्रॉम द पेरेंट्स। यानी कि पेरेंट्स जैसे हैं आपके, जैसे लंबे पेरेंट्स हैं तो शायद उनके बच्चे भी लंबे होंगे। एंड बैलेंस डाइट भी उसमें माने रखती है कि आप खाना क्या खाते हो। अगर आप सही तरीके से खाना खा रहे हो तो भी आप हाइट बढ़ा सकते हो, गेन कर सकते हो आप ज्यादा। ये चीज है। तो चेंज प्यूबर्टी का मेन यही है कि हाइट अचानक से बढ़ती है। अगला चेंज है चेंजेस इन बॉडी शेप। बॉडी शेप में चेंज हो जाता है। बॉडी शेप में क्या चेंज होता है देखो, शोल्डर्स बिकम ब्रॉड इन बॉयज। शोल्डर्स जो होते हैं यानी कि कंधे जो हैं, लड़कों के कंधे जो हैं वो ब्रॉड हो जाते हैं, यानी कि चौड़े हो जाते हैं। ठीक है जी, ये छोटा बच्चा है, बॉय। उसके बाद जरा सा ये टीनेज आने शुरू हो गई और ये बड़े होकर के थोड़ा सा इसके शोल्डर जो हैं वो और चौड़े हो जाएंगे। इसको बोलते हैं
प्यूबर्टी का चेंजेस, ठीक है। और इसके अलावा इसकी हल्की हल्की मूछें आने लगेंगी और बियर्ड, मुस्टैच एंड बियर्ड्स, ठीक है, ये आने लगेंगे। तो इसको बोलते हैं, इट इज कॉल्ड प्यूबर्टी। एंड गर्ल्स में क्या होता है, इन गर्ल्स रीजन बिलो द वेस्ट बिकम वाइडर। ये वेस्ट है, कमर, और इसके नीचे का जो पार्ट होता है, ये कूल्हे वाला पार्ट जो है, ये वाइडर यानी कि चौड़ा हो जाता है। पहले इतना ऐसा नहीं होगा लड़कियों का, ऐसा होगा, लेकिन धीरे धीरे ये चौड़ा हो जाता है। तो ये जो है प्यूबर्टी का चेंज है। तो बॉडी शेप में ये चेंज होता है। लड़कों के शोल्डर्स ब्रॉड हो जाते हैं, ब्रॉड चौड़े हो जाते हैं। एंड गर्ल्स रीजन बिलो द वेस्ट, यानी कि वेस्ट से नीचे का रीजन जो है, पार्ट जो है, वो वाइडर हो जाता है। वाइडर माने चौड़ा हो जाता है, ठीक है। दो चीजें ही होगी। फिर अगला क्या आता है, वॉइस चेंज हो जाता है। वॉइस चेंज यानी कि लड़कों की आवाज में परिवर्तन होता है। तुमने देखा होगा, लड़कियों की आवाज पतली हो जाती है, लड़कों की आवाज भारी हो जाती है। कैसे, द वॉइस बॉक्स और द लैरिंग्स बिगिन टू ग्रो। वॉइस बॉक्स होता है एक हमारे यहाँ पर गले में, ये जो है गला, इस जगह पे ये वाले पार्ट को वॉइस बॉक्स, इसके अंदर एक बॉक्स टाइप का होता है जिसमें कि पतले पतले धागे जैसे होते हैं। तो जब हम हवा से बोलने की कोशिश करते हैं तो फेफड़े की हवा जो है यहाँ को निकलती है, वो धागे हिलते हैं, उसकी वजह से कोई भी वॉइस निकलता है। तो जब ये चीज बड़ा हो जाता होगा, तो ये क्योंकि ग्रो हो जाता है, ग्रो मीन्स बढ़ जाता है, तो उसकी वजह से वॉइस जो है यानी कि आवाज हमारी जो है वो चेंज हो जाती है। खासकर लड़कों की आवाज जो है बहुत चेंज हो जाती है। और ये जो है लड़कों का थोड़ा सा बाहर को भी आया हुआ होता है, तो इसको एडम्स एप्पल कहते हैं। ये जो बाहर को आया हुआ पार्ट है, इसको एडम्स एप्पल बोलते हैं, ठीक है। और गर्ल्स हैव अ हाई पिच वॉइस, पतली आवाज हो जाती है उनकी। बॉयज हैव अ डीप वॉइस, उनकी भारी आवाज हो जाती है, डीप वॉइस हो जाती है। अगला क्या है, इंक्रीजेस एक्टिविटी ऑफ स्वेट एंड सेबेसियस ग्लैंड्स, यानी कि जो स्वेट होता है यानी कि पसीना जो है वो ज्यादा निकलने लगता है। और सेबेसियस ग्लैंड यानी कि ऑयल ग्लैंड भी ज्यादा सक्रिय हो जाती है, यानी कि तेल निकलने लगता है। कभी कभी तुमने अपने मुंह पे, फेस पे तुमने नोटिस किया होगा, जैसे ये फेस है, इसमें तुम्हारा क्या होता है, ये मुंह है, बना देती हूँ थोड़ा सा। तो इसमें क्या होता है कि माथे के पास और ये इस जगह पे, नाक के ऊपर और इस जगह पे, और कहीं कहीं पे यहाँ पर, इन जगहों पे पसीना ज्यादा निकलने लगता है, बगल से पसीना ज्यादा निकलने लगता है। तो उससे क्या होता है, ये एक लक्षण है हमारे बड़े होने का, ठीक है। पहले नहीं आता था, लेकिन धीरे धीरे इन जगहों पे पसीना आना ज्यादा शुरू हो जाता है, इनमें ऑयल निकलने लगता है इन जगहों से। कभी तुम सुबह उठ करके नाक की इन जगहों पे हाथ लगा के देखना, तो कितना ऑयल तुम्हारे हाथ पे लगेगा। ऐसा लगेगा कि अरे क्रीम तो लगाया नहीं था हमने रात में, लेकिन फिर भी इतना तेल जैसा क्या हो रहा है मेरे मुंह पे। तो ये एक लक्षण होता है कि हम बड़े हो रहे हैं, ठीक है। तो इस समय क्या होता है, अगर हम सही तरीके से सफाई नहीं रखते हैं, तो क्योंकि पसीना भी निकल रहा है और तेल भी निकल रहा है, तो उसकी वजह से, ये ऑयल की वजह से, ये जो यहाँ पर हमारे बॉडी में बहुत सारे पोर्स होते हैं, छेद होते हैं, वो छेद जो है वो बंद हो जाते हैं इस तेल की वजह से। और पसीना होता है, और उसके अलावा ऊपर से अगर धूल है, तो धूल की वजह से ये छेद जो है वो बंद हो जाते हैं। और बंद होने की वजह से, क्योंकि तेल बाहर निकलना चाहिए जरूरी, तो इसमें जब धूल बैठेगी तो उसकी वजह से गंदगी हो जाती है और एक्ने हो जाते हैं, हमारे मुंह में मुहासे हो जाते हैं। तो इसलिए सफाई का भी इन दिनों ध्यान रखना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सफाई का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो क्या होता है, इंक्रीज एक्टिविटी ऑफ स्वेट एंड सेबेसियस, यानी कि ऑयल ग्लैंड की एक्टिविटी ज्यादा हो जाती है। ऑयल ग्लैंड हमारी स्किन में होती है, त्वचा में होती है, ठीक है। स्वेट यानी कि पसीने की गांठें भी होती हैं और तेल की गांठें भी होती हैं। तो इनसे ज्यादा सिक्रीशन होने लगता है, यानी कि पसीना भी ज्यादा निकलता है, तेल भी। डेवलपमेंट ऑफ सेक्स ऑर्गन्स, सेक्स ऑर्गन्स जो भी हमारी बॉडी में है, ये हमने पढ़े थे पिछली बार। ये सेक्स ऑर्गन्स का डेवलपमेंट होने लगता है, इनके बारे में पढ़ा था हमने पिछले वाले चैप्टर में। तो ये सारे ही डेवलप होने लगते हैं, यानी कि पेनिस और टेस्टिस और स्पर्म डक्ट, ये सभी डेवलप होने लगते हैं बॉयज में। और गर्ल्स में यूट्रस और ये ओवरी और ओवाडक्ट, ये सब डेवलप होने लगते हैं। तो ये डेवलपमेंट होता है जब हम बड़े हो रहे होते हैं। इसके अलावा
रीचिंग मेंटल, इंटेलेक्चुअल एंड इमोशनल मैच्योरिटी। दिमागी रूप से भी हम डेवलप होने लगते हैं, इंटेलेक्चुअल एंड इमोशनल मैच्योरिटी यानी कि इमोशनली भी हम डेवलप होने लगते हैं कि अरे देखो हमारे पापा हमारे लिए कितना कर रही है, या माँ कितना कर रही है, या फिर कोई भी हमारे लिए कितना कर रहा है। या कभी कभी बहुत अचानक से गुस्सा आ जाता है किसी को देख करके अचानक से बहुत ज़्यादा दया आ जाती है। तो ये हमारा दिमागी विकास भी हो रहा होता है और बहुत ज़्यादा इमोशनल भी कई बार हम हो जाते हैं। अगला, इन गर्ल्स ब्रेस्ट बिगिन टू डेवलप, ब्रेस्ट जो है वो डेवलप होने लगती है। इन बॉयज, लड़कों में क्या होता है, ग्रो फेशियल हेयर्स यानी कि फेस में जो हेयर्स हैं, बाल हैं, वो ग्रो होने लगता है। मुस्टैच एंड बियर्ड आने लगती है। मुस्टैच क्या होता है, मूछें आने लगती हैं और दाढ़ी आने लगती है। हमारे ग्रो होने के यानी कि बढ़ने के कैरेक्टर्स, जो हम बड़े हो रहे हैं, एडोलेसेंस आ रही है हमारे अंदर, परिपक्वता आ रही है, उसके लक्षण है ये। तो कभी हमें इन चीज़ों से घबराना नहीं चाहिए कि अरे ये हमको क्या हो रहा है अचानक से, है ना, हम अचानक से इतने लंबे हो रहे हैं, हमारे पैर में अचानक से ऐसा क्या हो रहा है, या हाथ में क्या हो रहा है, ये बाल ही बाल आ गए मेरी बॉडी में। इन चीज़ों से हमने बिल्कुल भी घबराना नहीं चाहिए, ठीक है। तो ये होते हैं हमारे चेंजेस हमारी बॉडी में, ठीक है। अब देखो कुछ सेकेंडरी सेक्सुअल चेंजेस भी होते हैं, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स इनको बोलते हैं। तो ये क्या है, देखो इनमें इसमें क्या क्या चीजें आती हैं। देखो सेकेंडरी सेक्सुअल अन्य, ठीक है। तो हार्मोन्स होते हैं हमारी बॉडी में। ये हार्मोन्स जो होते हैं वो हमारी बॉडी में सिक्रीट होते रहते हैं यानी कि बॉडी में मिलते जाते हैं खून में। बॉडीज में ही कोई ग्लैंड्स होती हैं, गांठें होती हैं, वो इनको सिक्रेट करती हैं, सीधे सीधे ब्लड में मिला देती हैं, ठीक है। इनको एंडोक्राइन ग्लैंड्स बोलते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड्स और एंडोक्राइन सिस्टम। ये इस सिस्टम को जैसे हम पाचन तंत्र वगैरह बोलते हैं ना, तो इनको बोलते हैं अंतःस्रावी तंत्र, ठीक है। तो अंतःस्रावी गांठें होती हैं, इन अंतःस्रावी गांठों से कुछ सिक्रीशन निकलता है, जिसकी वजह से कई सारे हार्मोन्स हमारी बॉडी में जाते रहते हैं। देखो ये बॉडी बना रखी है एक इंसान की, ये हमारे दिमाग का पार्ट है, इसमें एक गांठ है, इसको बोल रहे हैं पिट्यूटरी ग्लैंड। ये पिट्यूटरी ग्लैंड जो है सारी ग्लैंड्स का राजा होती है, यही सबको आदेश देती है कि इतना इतना सिक्रीशन निकलना चाहिए इसके शरीर में। अगर ये सही तरीके से खा रहा है या पी रहा है तब, या सही तरीके से सोच रहा है तब। और अगर सही तरीके से नहीं सोच रहा है तो ये पिट्यूटरी ग्लैंड का जो सिक्रीशन होता है वो थोड़ा चेंज हो जाता है, ठीक है। इसलिए कहते हैं कि इस समय अच्छी किताबें पढ़नी चाहिए, अच्छी चीजें देखनी चाहिए, अच्छे दोस्तों की संगत करनी चाहिए। अगर कोई ड्रग्स के लिए कहता है उसको नहीं कहना चाहिए, कोई गंदी चीज मतलब तुमको खिला रहा है तो उसको मना करना चाहिए। तो एक है पिट्यूटरी ग्लैंड, दूसरी थायराइड ग्लैंड है, ये गले में होती है। और इससे अभी इसके बारे में भी बताऊंगी। इसमें से एक तरह का रस निकलता है जिसको थायरोक्सिन बोलते हैं। थायरोक्सिन जो है ये क्या करता है, अगर ये ग्लैंड बढ़ जाती है तो हमारे गले में एक बड़ी सी गांठ जैसी होती है। कई बार तुमने देखा होगा किसी के गले के ऊपर एक मोटा सा हो जाता है, इसको बोलते हैं गॉइटर, ठीक है। तो ये थायराइड ग्लैंड के ऊपर ही हो जाता है, तो थायराइड ग्लैंड की ही खराबी से होता है। और अगर इस ग्लैंड में से कोई चीज वो जो रस निकल रहा है वो निकलना जरा कम हो जाता है, तो क्या होता है कि बॉडी जो है, हमारा शरीर जो है वो ठीक से बढ़ नहीं पाता है। जैसे मेढक है, मेढक ऐसे तालाब में रहता है जिसमें अगर आयोडीन की कमी है, वो आयोडीन जो है ये थायराइड को इफेक्ट करता है। तो अगर उस तालाब में आयोडीन की कमी होगी तो मेढक का जो थायराइड ग्लैंड है वो ठीक तरीके से काम नहीं करेगी, और जो उसका टेडपोल है ना, मेढक का बच्चा, वो ठीक तरीके से डेवलप नहीं हो पाएगा, वो टेडपोल का टेडपोल ही रह जाएगा। तो सोचो कि ये थायराइड ग्लैंड से निकलने वाला जो है सिक्रीशन है वो हमारे कितने काम का है। तो बौने क्यों होते हैं बच्चे, तो ये यही कारण है इसका, ठीक है। इसलिए आयोडीन युक्त नमक खाओ कहती है सरकार, तो इसीलिए कहती है वो, ठीक है। फिर एक एड्रेनल ग्लैंड है जो कि हमारी किडनी के ठीक ऊपर होती है। एक पेंक्रियाज है जो कि हमारी आमाशय के जस्ट नीचे होता है, ठीक नीचे होता है। ये पेंक्रियाज से जो सिक्रीशन निकलता है, जो रस निकलता है,
वो जो है हमारी बॉडी में मिलता है और ग्लूकोज को पचाने में हेल्प करता है। और इससे निकलने वाले रस का नाम होता है इंसुलिन। अगर ये इंसुलिन निकलने में गड़बड़ होती है तो हमें एक तरह की बीमारी होती है जिसको हम कहते हैं शुगर की बीमारी, यानी कि डायबिटीज। तो डायबिटीज हो जाती है इसी वाली गांठ की वजह से। तो इसलिए ये गांठ का भी सही रहना बिल्कुल ठीक जरूरी है। अच्छा, एड्रेनल ग्लैंड के बारे में नहीं बताया मैंने। एड्रेनल ग्लैंड ये देखो 2 जगह पे है, ठीक है। तो एड्रेनल ग्लैंड जो है ये क्या काम करेगी, अगर ये सही तरीके से ये इसका रस ठीक से नहीं निकलेगा तो क्या होगा, तो कि बॉडी में जो ब्लड बह रहा है ना, खून बह रहा है, उसके अंदर जो नमक है, साल्ट है, वो साल्ट जो है वो ठीक तरीके से उसका मैनेजमेंट नहीं हो पाएगा, कभी कम हो जाएगा कभी ज्यादा हो जाएगा। तो उससे हमारे जो ब्लड सर्कुलेशन है उस पर असर पड़ सकता है, हमारा ब्लड प्रेशर हाई हो सकता है या ब्लड प्रेशर लो हो सकता है। तो ये इसका काम होता है एड्रिनल ग्लैंड का। तो सबके अपने अपने काम है, ये तो सभी का राजा है। और ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है, ये जो है ये बाकी की 2 ग्लैंड्स को भी ये ओवरी को और टेस्टिस, इन दोनों को भी ये प्रभावित करती है, ठीक है। तो इन दोनों पे यही इफेक्ट करती है। ये यहाँ से रस निकल रहा है और इन तक जा रहा है, हर एक ग्लैंड तक जा रहा है। ये जो ग्लैंड्स हैं, ये जो गांठें हैं, इनको कहेंगे हम टारगेट साइट, ठीक है। देखो, हॉर्मोन्स फ्रॉम पिट्यूटरी स्टिमुलेट टेस्टिस एंड ओवरीज टू रिलीज टेस्टोस्टेरोन मेल्स में, ठीक है। टेस्टोस्टेरोन मेल्स में निकलता है, यानी कि आदमियों में, एंड एस्ट्रोजन इन फीमेल्स। फीमेल्स में जो रस निकलता है उसको एस्ट्रोजन बोलते हैं, ताकि इनको पहचान अलग अलग हो जाए, इसलिए दोनों का नाम अलग अलग रखा गया है, ठीक है। तो वो कहाँ से निकल रहा है, लेकिन पिट्यूटरी ग्लैंड से निकल रहा है, ठीक है। आदमियों में निकल रहा है टेस्टोस्टेरोन और औरतों में निकल रहा है एस्ट्रोजन, ठीक है। ये जब रिलीज होता है, रिलीज माने ये जब वहां से निकलता है, छूटता है, इन द ब्लड स्ट्रीम, यानी कि खून की नली में चला जाता है, एंड रीच पार्ट्स ऑफ द बॉडी, बॉडी के पार्ट्स में चला जाता है। इसको बोलते हैं टारगेट साइट। उस जगह पे टारगेट पे पहुंच गया हो, ठीक है। जब ये टारगेट पे पहुंच जाएगा तब क्या होगा, स्टिमुलेट चेंजेस इन द बॉडी एट ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी। जब ये टारगेट पे पहुंच जाएगा ये रस, दोनों बॉयज में या गर्ल्स में, तब जब वो टारगेट पे पहुंच जाएंगे वो रस, तब जाकर के प्यूबर्टी के साइन हमारी बॉडी पे दिखाई देने लगेंगे। और प्यूबर्टी के साइन क्या है कि बॉयज में आवाज का भारी हो जाना, और मुस्टैच और बियर्ड निकलना, और बॉडी के हर पार्ट में बाल उगना, और इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें अभी मैंने तुम्हें बताई थी। और गर्ल्स में आवाज पतली हो जाना, और वेस्ट से नीचे का पार्ट जो है वो भारी हो जाना, चौड़ा हो जाना, ये सब चीजें मैंने बताई थी। ये तभी होगा जब पिट्यूटरी ग्लैंड सही तरीके से काम करेगी, ठीक है। तो मेल का हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन और फीमेल का हार्मोन है एस्ट्रोजन। ये दोनों निकलते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड से, ठीक है। और इस पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलने वाले हार्मोन को बोलते हैं ग्रोथ हार्मोन। तो अगर ये सही तरीके से नहीं निकलेगा तो हमारी ग्रोथ सही तरीके से नहीं होगी, ठीक है। तो ये तब सही रहेगा जब हम सही तरीके का खान पान खा रहे होंगे, सही तरीके की चीजें सुन रहे होंगे। ये चीजें भी बहुत इम्पोर्टेंट हैं कि अच्छे दोस्तों के साथ रहना और अच्छी चीजें देखना या अच्छी किताबें पढ़ना, ये चीज भी इस पिट्यूटरी ग्लैंड पे बहुत असर करती है, ठीक है। अच्छा, अब एक चीज ये आती है मेंसुरेशन। मेंसुरेशन क्या होता है, देखो, ये फीमेल बॉडी पार्ट है, ये यूट्रस है, और ये जो है ये ओवरी दिखाई दे रही है इसमें। ओवरी, ओवाडक्ट और यूट्रस ये फीमेल के रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं, जनन अंग है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि ओवरी में ये एग्स बनते हैं, ठीक है। और जब ये एग्स बनते हैं 28 से 30 दिन का ये अंतर आता है इसमें। 28 से 30 दिन में बनेंगे, अगले महीने फिर 28 दिन बाद या 30 दिन बाद ये फिर से बनेंगे, फिर अगले महीने 28 से 30 दिन बाद फिर बनेंगे। ऐसा हर महीने होता है, ठीक है।
तब जब ये बनते हैं, ये एग्स बनते हैं जब, तो ये क्या होता है, इसको ओवल्यूशन बोलते हैं। जब इसमें एग्स बनते हैं तो इसको बोलते हैं ओवल्यूशन। ठीक है, तो ये यूट्रस की जो वॉल होती है ये थिक हो जाती है, मोटी हो जाती है, इसमें एक ब्लड की एक परत जैसी जम जाती है। अब क्या होता है देखो, यहां से स्पर्म जाते हैं, अगर देखो यहां से स्पर्म जाते हैं और ये स्पर्म तैरते हुए, क्योंकि उसमें पूंछ होती है, वो तैरते हुए यहां तक पहुंच जाते हैं। तो ये एग बने हुए हैं और एग से यहाँ पर क्या बन जाता है, एम्ब्रियो सॉरी क्या बन जाता है यहाँ पर, कुछ जाइगोट बन जाता है। ठीक है, ये जैसा पिछले वाले चैप्टर में मैंने बताया था, ये स्पर्म है, ये एग है। ठीक है, दोनों जब आपस में मिल जाते हैं तो ये क्या बन गया, यहाँ जाइगोट बन गया, ये फ्यूजन हो गया, फर्टिलाइजेशन हो जाता है और फर्टिलाइजेशन से जाइगोट बन जाता है। जाइगोट जो है वो एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाता है जब ये 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16 ये सेल्स बनती जाती हैं इसके अंदर, तो ये एम्ब्रियो बन जाता है। एम्ब्रियो से फोटस बन जाता है, या जो बेबी में कन्वर्ट हो जाता है, बदल जाता है। ठीक है, तो ये सब कहाँ होता है, ये इसी नली में हो रहा है। तो ये क्या बन गया है हमारा जाइगोट, क्योंकि इसमें 2 सेल्स हैं, और जाइगोट से एम्ब्रियो बन गया। एम्ब्रियो से धीरे धीरे ये एम्ब्रियो खिसकते हुए यहाँ पहुंच जाएगा, और यहाँ पर जो है ये एम्ब्रियो यहाँ पहुंच गया है, और एम्ब्रियो से धीरे धीरे यहाँ पर ही बच्चा बनेगा, बेबी बनेगा। क्योंकि हम मैच्योर हो गए हैं इसलिए यहाँ पर ये बनेगा। अब क्या होता है देखो, यहाँ पर समझने की बात है, जब फ्यूजन नहीं होता है यहाँ पर को, जब इसमें जब फर्टिलाइजेशन नहीं होता है यहाँ पर को, तो क्या होता है कि ये एग जो है वो बेकार हो गया। ठीक है, जब एग बेकार हो जाता है, तो ये सारा पार्ट, ये वाला हिस्सा, ये पूरा जो ये थिक वॉल हो गई थी, मोटी वॉल हो गई थी इसकी, ये वॉल जो है वो सीधे इस एग के साथ ही साथ नीचे को आ जाती, गिर जाती है नीचे। इसको शेड ऑफ होना बोलते हैं। और इससे क्या होता है कि ब्लीडिंग होती है गर्ल्स में। ठीक है, तो गर्ल्स में या लेडीज में ब्लीडिंग होती है, खून निकलता है, तो इसी को मेंस्ट्रुएशन बोलते हैं। ठीक है, ये हर एक में होता है। इस मेंस्ट्रुएशन का मतलब है कि हमारा बॉडी का ये जो पार्ट है ये सही तरीके से डेवलप हो रहा है। ठीक है, और बेबी नहीं बना है यहाँ पर, इसका ये मतलब होता है। ठीक है, अगर यहाँ पर एम्ब्रियो डेवलप होने लगा है तो फिर ये जो पार्ट है ये धीरे धीरे इसको खाना पानी देने लगता है, और ये धीरे धीरे बेबी में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसको बोलते हैं हम प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी तब होगी जब आप जब इसमें स्पर्म आएंगे, जब मेल के संग रहेंगे हम। ठीक है, तो इसलिए और ये जो यही जो प्रोसेस है ये, क्योंकि ये सारा पार्ट हमारा डेवलप हो रहा है, इसी को हम बोलते हैं, ये चैप्टर का नाम क्या है, इसी को हम बोलते हैं एडोलेसेंस। ठीक है, ये हम बढ़ रहे हैं, किस तरीके से बढ़ रहे हैं, बॉडी बाय फिजिकल डेवलपमेंट हो रहा है, बाय मेंटल डेवलपमेंट एंड अदर इमोशनल डेवलपमेंट। हाउ इज द सेक्स ऑफ द बेबी डिटरमाइन, किस तरीके से बच्चे का जो सेक्स है वो डिटरमाइन होता है, मतलब कि बच्चा मेल होगा या फीमेल होगा, ये कैसे पता चलता है, अब ये आगे। ठीक है, तो कैसे पता चलता है देखो, ऑल ह्यूमन बीइंग्स हैव 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स। हमारे बॉडी में हम कोई भी सेल है, जैसे अमीबा की सेल है, उसमें एक न्यूक्लियस होता है, उस न्यूक्लियस में कुछ ऐसे धागे धागे जैसी रचनाएं होती हैं, तो इनको बोलते हैं क्रोमोसोम्स। ऐसी हमारी बॉडी में भी होती है, उसके न्यूक्लियस में होती है, और ये तभी दिखाई देते हैं जब रिप्रोडक्शन का टाइम होता है तब, उसके अलावा नहीं दिखाई देते। ठीक है, तो ये जो क्रोमोसोम्स हैं ये हमारी बॉडी में 23 पेयर्स, 23 जोड़े। ठीक है, और इनमें से 2 क्रोमोसोम आउट ऑफ दीज, इनमें से 2 क्रोमोसोम जो हैं वो सेक्स क्रोमोसोम्स हैं, यानी कि वो बताते हैं कि हम किस तरह के हैं। जैसे मतलब कोई फीमेल है तो उसमें XX क्रोमोसोम होंगे, दोनों क्रोमोसोम्स XX। 2 क्रोमोसोम कहाँ है, इनमें से 2 क्रोमोसोम,
तो वुमेन्स में एक एक्स होगा, दूसरा भी एक्स होगा। लेकिन मेन में दो होते हैं, एक्स और वाई, दो अलग अलग तरह के होते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, देखो जब फर्टिलाइजेशन होता है तो फर्टिलाइजेशन में क्या होता है कि या तो मेन का एक्स जो है वो फीमेल के एक्स से क्रॉस करेगा और तब बनाएगा ये भी एक्स ये भी एक्स, तो दोनों एक्स बनेंगे। तो कोई भी एक क्रोमोसोम आ सकता है, हो सकता है एक्स वाला आए, हो सकता है वाई वाला आए। वुमेन्स में तो दोनों ही एक्स वाले हैं, इसलिए कोई भी दोनों में से एक जाएगा तो सेम ही रहेगा। लेकिन मेल में एक एक्स होगा एक वाई होगा। ठीक है, तो अगर ये एक्स वाला स्पर्म जो है वो वुमेन्स के एक्स से क्रॉस करेगा तो दोनों एक्स एक्स मिलेंगे और ये बनेगी गर्ल चाइल्ड। ठीक है, और अगर वाई वाला स्पर्म एक्स से मिलेगा तो एक्स वाई क्रोमोसोम जाएंगे बेबी के अंदर या एम्ब्रियो में, तो ये बनेगा बॉय, बेबी बॉय। ठीक है, अगर एक्स वाई होगा तो ये मैन का जैसा बनेगा, यानी कि बेबी बॉय बना। समझ में आ गया? तो अगर मतलब कि वुमेन्स में तो दोनों एक्स हैं तो वुमेन्स कुछ नहीं कर सकती हैं, मेंस में मैन भी कुछ नहीं कर सकता है देखा जाए तो, लेकिन उसमें वाई क्रोमोसोम होता है जो कि मेल बच्चा पैदा करने का काम करता है। अब हो सकता है कि आप एक्स से एक्स यहाँ क्रॉस हो जाए तो वो गर्ल बनेगी और वाई से एक्स क्रॉस हो जाए तो वो बॉय बनेगा। तो ये जो है ये लेडीज के ऊपर तो ये आरोप लगाना बिल्कुल गलत है कि वो ही उत्तरदायी हैं कि उसने लड़की पैदा करी है, क्योंकि पहले से ये होता था कि हाँ इसकी तो लड़की हो गई, ये तो मैं तो दूसरी शादी करूंगा कहता था आदमी। तो ये बिल्कुल गलत है, जबकि मेन में दो अलग अलग तरह के क्रोमोसोम होते हैं, हालांकि वो भी नहीं जानते कि क्या चीज पैदा होने वाली है। तो इसलिए किसी में भी आक्षेप लगाने की जरूरत नहीं है कि ये औरत ने पैदा किया या आदमी ने पैदा किया, क्योंकि ये सब जो मिल रहे हैं ये सब हम नहीं कर पा रहे, ये सब खुद ही होता है और इसको करने वाले हम कोई भी नहीं है कि गर्ल पैदा हो जाए या बॉय पैदा हो जाए। ओके, अब देखो, नाउ यू नो दैट द सेक्स क्रोमोसोम ऑफ फादर डिटरमाइन द सेक्स ऑफ एन अनबॉर्न बेबी। तो अब आप समझ गए हो कि सेक्स क्रोमोसोम जो फादर के सेक्स क्रोमोसोम है वही डिटरमाइन करते हैं, वही बताते हैं कि जो अनबॉर्न बेबी है वो क्या होगा, मेल होगा या फीमेल होगा। ठीक, तो कहीं भी कुछ इस तरह की चीजें देखते हो तो आप बताओ कि नहीं भाई लेडीज को कोई दोष मत दो, क्योंकि वो इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। हार्मोन्स अदर देन सेक्स हार्मोन्स। अब इसके अलावा जो पिट्यूटरी ग्लैंड से निकल रहे थे, दो तरह के हार्मोन्स बताए थे मैंने, एक तो मेल्स में टेस्टोस्टेरोन और दूसरा एस्ट्रोजन फीमेल्स में, है ना। इसके अलावा भी और भी कई सारी ग्लैंड्स होती हैं जिनसे और सारे हार्मोन्स निकलते हैं, जैसे थायराइड ग्लैंड से थायरॉक्सिन निकल रहा है, अभी बताया था मैंने, वो गले में होती है। ठीक है, ग्रोइंग फॉर चिल्ड्रन इसके लिए बहुत जरूरी है, बच्चों के ग्रो करने के लिए, यानी कि बढ़ने के लिए। ठीक है, और अगर सफिशिएंट नहीं होगी तो गॉइटर हो सकता है या बच्चा बढ़ने में असमर्थ हो सकता है, बौना बच्चा हो सकता है। ठीक है, पैंक्रियाज में से इंसुलिन निकलता है, पैंक्रियाज में से इंसुलिन निकलता है। अगर ये इफ नॉट प्रोड्यूसिंग सफिशिएंट, अगर ये इंसुलिन सफिशिएंट नहीं आया, यानी कि सही मात्रा में नहीं निकला, तो डायबिटीज की बीमारी हो सकती है, शुगर की बीमारी जिसको बोलते हैं। इसके अलावा एड्रिनल ग्लैंड होती है बॉडी में हमारी, जो कि मेंटेन करती है करेक्ट सॉल्ट बैलेंस इन द ब्लड, यानी कि ब्लड में जो सॉल्ट है, जो नमक है, वो सही तरीके से ब्लड में मिलता रहे, इसके लिए वो उत्तरदायी होती है। देखो गॉइटर कैसे हो जाता है, ये तुमने देखा भी होगा शायद, कहीं गांव में कहीं देखा होगा कि हाँ बेटा, तो ये गॉइटर ये दिख रहा है। अच्छा, अब है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। रिप्रोडक्टिव हेल्थ हमारी बिल्कुल सही होनी चाहिए, हमने कोई भी गलत काम नहीं करना है, कोई भी गलत लोगों की संगत नहीं करनी है और अच्छी चीजें सोचनी है, अच्छी दोस्त पालने हैं, तो जो कि हमारे प्रॉब्लम से हमको निकाल सकें। सबसे बढ़िया होगा कि तुम अपने पेरेंट्स से
अगर कोई प्रॉब्लम हो अपने पेरेंट्स से बात करो, सबसे अच्छा। ठीक है। सेकंड है पर्सनल हाइजीन। हाइजीन का ध्यान रखना है। हाइजीन माने साफ सफाई का ध्यान रखना है। बोथ बाथ एटलीस्ट वंस एवरी डे, एक बार कम से कम एक दिन में एक बार नहाना जरूरी है। ऑल पार्ट्स ऑफ बॉडी शुड वॉश्ड एंड क्लीन्ड एवरी डे। बॉडी के सारे पार्ट्स को एक बार अच्छे से धोना है। ठीक है। फिर फिजिकल एक्सरसाइज भी बहुत जरूरी है इस समय, क्या कि हमारे जो बॉडी के सारे पार्ट्स जो हैं वो सही तरीके से काम कर सकें। क्या करना चाहिए? वॉकिंग करनी चाहिए एंड प्लेइंग इन फ्रेश एयर। शुद्ध हवा में प्ले करना चाहिए, खेलना चाहिए बाहर निकल करके। कीप्स द बॉडी फिट एंड हेल्थी, जिससे कि बॉडी हमारी फिट रहेगी और हेल्दी रहेगी। और से नो टू ड्रग्स। अगर कोई आपको टेंशन होता है, क्योंकि ये एज ऐसी है कि इस समय टेंशन भी होता है कि अरे हमारी बॉडी में क्या हो रहा है, हम बड़े हो गए हैं, अब हमने क्या करना चाहिए। हमको ऐसा लगता है कि हम छोटे हैं लेकिन शरीर तो बढ़ रहा है, तो समझ में नहीं आता कि हो क्या रहा है ना। तो उस समय अगर कोई बड़ा बच्चे से आपकी दोस्ती है या कोई गलत बच्चे से आपकी दोस्ती है, तो वो कहेगा यार चल एक सिगरेट पी ले, तो उससे तेरा जो दिमाग जो है थोड़ा हल्का हो जाएगा। तो आपको क्या कहना है? तुरंत नहीं कहना है, नहीं यार प्लीज मेरे को ये बात मत बोलो। ऐसा कहना हमको आना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये सारे टेंशन तो होने ही हैं, क्योंकि हमारे शरीर बढ़ रहा है और हार्मोन्स इतने ज्यादा निकल रहे हैं कि हमारे शरीर में हमको समझ में नहीं आ रहा है कि ये हो क्या रहा है। लेकिन आपको अब पता चल लग गया है कि हार्मोन्स निकल रहे हैं, इसलिए हमारी बॉडी में चेंजेस हो रहे हैं। चाहे वो दिमागी चेंजेस हैं या शारीरिक चेंजेस हैं, ये होंगे। और ये इन सब से आप 18-19 साल में निकल जाओगे, 19-20-21 साल में तभी भी निकल जाओगे। लेकिन अगर आप एक बार ड्रग्स शुरू कर देते हैं तो उनसे आपको निकलना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसलिए इस समय आपको नहीं कहना आना चाहिए ड्रग्स के लिए। ड्रग्स माने कि कोई भी ऐसी चीज जो कि नशा है, तो उन सब के लिए नहीं कहना आपको आना चाहिए। ओके।